आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन अ वेरी सिंपल टॉपिक। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रीपेमेंट करना। क्या मेथड्स होते हैं इसके? देखिए, पहला मेथड तो है फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इशू कर दो। इक्विटी शेयर्स इशू कर कर पैसा आएगा, उस पैसे को हम यूज कर लेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने में, और फर्म की इक्विटी भी कम नहीं होगी। तो जिनसे हमने पैसा बोरो कर रखा है उनका इंटरेस्ट लूज नहीं हुआ, डेट इक्विटी रेशियो पर फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, हमने अगर इशू कर दिए इक्विटी शेयर्स को। दूसरा तरीका क्या होता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। मतलब हमारे पास पैसा ऑलरेडी है, सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर लेंगे हम लोग। पहले तरीके में तो क्या था कि पैसा नहीं है, इक्विटी शेयर्स को इशू करना पड़ रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि नहीं, सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है, उससे कर देंगे। समझ में आ गया? तो आइए एक एक कर कर चलते हैं। मेथड्स ऑफ रिडम्पशन: फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तीसरा है कॉम्बिनेशन, दोनों को मिलाकर थोड़ा सा फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करा, थोड़ा कैपिटलाइजेशन करा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का। एक एक का लॉजिक समझेंगे हम। सबसे पहले एक बात समझो आप, जो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे को रिडीम करने, उसमें दो चीजें हैं। एक तो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है अगर प्रीमियम भी हम उसमें दे दें तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पर रिडीम करना है तो जो फेस वैल्यू है उसके लिए दो सोर्स है, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, दूसरा सोर्स है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ये जो प्रॉफिट्स होंगे ये डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है, जो डिविडेंड के रूप में बढ़ सकते थे। ये दो तरीके हैं। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए सिर्फ आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का ही तरीका है। देखिए, एक चीज और दे रखी है, ध्यान से समझने की वाली बात। आपको यहां पर एक नीचे मैंने कलर पेन से बनाकर दिखा रखा है, फॉर कंपनीज अदर देन सेक्शन 133, वो एसपीआर को भी यूज कर सकती है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए। जो रिडम्पशन पर हम प्रीमियम दे रहे हैं उसके लिए ऐसी कंपनीज जो सेक्शन 133 में कवर नहीं हो रही, ठीक है, वो एसपीआर को भी यूज कर सकती है। अब आपको पता ही है, सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है कि उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करता है। तो अब कंपनी ऐसी होगी ही कौन सी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस को फॉलो नहीं करेगी? या तो कंपनी एएस फॉलो कर रही होगी या इंड एएस फॉलो कर रही होगी अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। तो ऐसी कंपनी बची ही कहां प्रैक्टिकली जो एएस फॉलो नहीं कर रही होगी। तो इसका मतलब तो ये कंक्लूजन निकला कि प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए एसपीआर यूज हो ही नहीं सकता। सिर्फ कौन से प्रॉफिट यूज हो सकते हैं? फ्री रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, या और कोई फ्री रिजर्व है तो उनके, जो डिविडेंड के रूप में बढ़ सकता है, कहने का मतलब। समझ में आई बात? आप फिर समझो इस बात को। देखो, अगर ये समझ लिया तो चैप्टर खत्म एक तरीके से। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है जब हमारे पास को, तो दो तरीके, फेस वैल्यू के लिए दो सोर्स है, एक तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और दूसरा तरीका है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, डिविजिबल वाले होने चाहिए जो हम डिविडेंड के रूप में बांट सकते थे। और प्रीमियम के लिए एक ही तरीका है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट्स। समझ में आ गया? एसपीआर के लिए बोल जरूर रखा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली खुद सोचो, एसपीआर कौन सी कंपनी यूज कर सकती है? ऐसी कंपनियां है ही कौन सी जो एएस या इंड एएस को फॉलो नहीं कर रही होंगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर बोलता है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, एसपीआर यूज हो नहीं सकता, वो बता ही दिया। तो सीधा यूं क्यों नहीं कहता फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स? वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपने इक्विटी शेयर इशू करे तो सारा पैसा एक बार में नहीं मंगवाया, एप्लीकेशन मनी होती है, अलॉटमेंट होती है, फिर कॉल होती है। अगर आपने अभी थोड़ा पैसा नहीं मंगवाया तो जितना पैसा आया, जो प्रोसीड्स आए, प्रीमियम की बात नहीं कर रहे, जो प्रोसीड्स आए सिर्फ वही तो यूज हो पाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने में। तो जितने प्रोसीड्स यूज हो पाए इक्विटी शेयर्स के वो ले लो, बचे हुए के लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट्स ले लो। ये दो तरीके हैं जिससे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रोसीड्स इसलिए बोलता है, फेस वैल्यू इसलिए नहीं बोलता क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा पैसा इक्विटी शेयर पे आपने मंगवा ही लिया हो। तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मे बी यूज्ड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। Proceeds means part of share capital called up till date and received, but it does not include the SPR. इसमें SPR include नहीं होता। दूसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू।
ये कई बार बोलता है आपसे कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालो, कम से कम इशू करवाना इक्विटी शेयर्स को। तो कम से कम करवाना, इसका मतलब वो दूसरा मेथड ज्यादा यूज करना चाह रहे। दूसरा कौन सा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट से प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना चाह रहे। ठीक है, तो वो देख लो मैक्सिमम कितना अवेलेबल है। मैक्सिमम अवेलेबल मतलब बैलेंस शीट में जितने रिजर्व्स पड़े हैं फ्री वाले, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट्स वाले, वो सब उठा लो। लेकिन उसमें अगर कोई कंडीशन है कि इतने रख लेना, रिटेन कर देना, आगे काम आएंगे, तो वो रिटेन कर लेना। एक चीज और ध्यान रखना, अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है प्रीमियम पे, तो उसके लिए भी संभाल के रखना पैसा, क्योंकि उसका तो एक ही सोर्स है ना, उसके लिए तो एक ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट ही सोर्स है ना, तो उसके लिए भी एडजस्ट करना। बचे हुए सारे रिजर्व्स को यूज कर लो आप। अब जो बच गया उसके लिए इक्विटी शेयर्स यूज होंगे। समझ में आया? तो न्यू शेयर्स टू बी इशूड एट पार, अगर पार पे इशू होने हैं तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड माइनस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडम्पशन। इसके ब्रैकेट में लिख रखा है आफ्टर कंसिडरिंग रिजर्व्स रिक्वायर्ड टू एडजस्ट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। उसको कंसीडर कर लो, पहले प्रीमियम जो जाना है प्रेफरेंस शेयर्स पर, उसको एडजस्ट करने के बाद मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको। जो बचा, ठीक है, वो अमाउंट के को डिवाइड कर दो फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर से, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकाल कर आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? अगर न्यू इक्विटी शेयर्स इशू होने प्रीमियम पे, सेम तरीका है। ऊपर वाला जो तरीका है ना सेम है, इवन ये भी तक भी सेम है कि जो डिवाइड करना है आपको वो किससे करना है? फेस वैल्यू से। प्रीमियम को इशू प्राइस से मत करना, प्रीमियम मत ऐड करना डिवाइड करते वक्त। क्यों? क्योंकि प्रीमियम यूज नहीं हो सकता। अब यहां पर ना जो मैंने यहां पर बात बता रखी है वो क्योंकि अपने स्टडी मटेरियल में दे रखी थी, इसलिए बताई कि मिनिमम शेयर्स में एक पेज ये फंस सकता है कि जो शेयर्स इशू हो रहे हैं वो एसपीआर पे हो रहे हैं, अगर क्योंकि प्रीमियम वाला केस पढ़ रहे हैं, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में एसपीआर यूज होगा। थोड़ा हो सकता है बैलेंस शीट में और थोड़ा इन शेयर्स के साथ आएगा, है ना। तो इस तरीके से इक्विटी शेयर्स मिनिमम हम इशू करें कि वो जो एसपीआर आए और जो ऑलरेडी है वो प्रीमियम को राइट ऑफ कर पाए, और उसके लिए इक्वेशन मेथड वगैरह ये सब चीजें यूज होती हैं। अगर ये फेल हो जाता है तो देखिए, ये सब मैं मानता हूं है, लेकिन अकाउंट अपने स्टडी मटेरियल में सारे क्वेश्चंस ये मान के सॉल्व कर रखे हैं कि कंपनी एएस फॉलो करती है, और अगर कंपनी एएस फॉलो करती है तो एसपीआर वो यूज ही नहीं कर सकती प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए, तो फिर इसका क्या औचित्य रह गया? समझ में आई बात? इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि चाहे शेयर्स पार पे हो प्रीमियम पे हो, आप वैसे ही चलना जैसे केस 1 में कर रहे हैं, आप उसी फेस वैल्यू से डिवाइड करना। आई बात समझ में? लेकिन एक अच्छी चीज ये आ सकती है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो अगर फंड्स के लिए आपको मिनिमम शेयर्स इशू करवाए, कई फंड्स की जरूरत है, तब मिनिमम इक्विटी शेयर्स इशू करो। तब आप जब डिवाइड करोगे तो इशू प्राइस से डिवाइड करोगे, फेस वैल्यू से नहीं। आप समझ रहे हो? जैसे क्वेश्चन कहे आपको कि 1 लाख रुपए की जरूरत है और मुझे 10-10 रुपए का इक्विटी शेयर इशू करना है 10 रुपए के प्रीमियम पे, तो आप 1 लाख डिवाइड, तो बताइए कितने मिनिमम इक्विटी शेयर्स इशू करूं? तो आप 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 ना करके 20 करना, क्योंकि वो आपको कह रहा है पैसे अरेंज करने, तो 10 और 10 प्रीमियम, पैसे तो 20 रुपए आएंगे एक शेयर पे। तो अगर वो उसके लिए कहता है तो आपको इशू प्राइस से डिवाइड करना है। लेकिन अगर यहां पर ये प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कराने के लिए बोलता है तो आपको फेस वैल्यू से ही डिवाइड करना है। ठीक है, वही बात मैंने यहां पर लिख रखी है। इफ इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड फॉर फंड्स फॉर रिडम्पशन, देन अमाउंट टू बी रेज्ड इज डिवाइडेड बाय इशू प्राइस एंड नॉट फेस वैल्यू टू कंप्यूट मिनिमम शेयर्स। देखिए, दूसरा तरीका प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने का है यूज ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अगर कंपनी ये वाला तरीका अपनाती है, कहती है कि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, उससे रिडीम कर देंगे, तो उसके लिए एक बात कही गई है, अगर आपको करना है करो, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में से अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। कितना? जितने के भी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं उसकी फेस वैल्यू जितना। इससे क्या होगा, ये कर क्यों रहे हैं हम? देखिए, हमने कहा कि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, हम उससे रिडीम कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स कम होंगे फर्म में, शेयर कैपिटल गिरेगी, इससे आउटसाइडर्स के लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए
पहले केस में तो क्या था, इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे थे, तो प्रेफरेंस शेयर्स कम हो रहे, इक्विटी शेयर्स बढ़ गए। आउटसाइडर्स को चिंता कम है कि ठीक है शेयर कैपिटल भी है फर्म में, सारा पैसा उनका तो नहीं लगा हुआ ना। दूसरा, इस केस में क्या हो रहा है, हम प्रॉफिट्स में से प्रॉफिट्स को यूज कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। इस केस में क्या किया जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में उतना ही पैसा ट्रांसफर कर दो। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को आप सिर्फ किस लिए यूज कर सकते हो, बोनस शेयर्स को देने में, सिर्फ बोनस शेयर्स को इशू करने में काम आ सकता है। तो अल्टीमेटली ये भी शेयर्स ही बढ़ा देगा, जैसे पहले केस में इक्विटी शेयर्स इशू हुए थे, ये वाला सीआरआर भी किस में यूज होएगा आगे, इक्विटी शेयर्स देने में। तो वापिस शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी फर्म की, तो आउटसाइडर्स का इंटरेस्ट यहां पर बचा रहेगा। समझ में आई बात। पहले केस में शेयर इक्विटी शेयर्स इशू अपने आप हो जाते थे, दूसरे केस में हमें पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप डिविडेंड के रूप में बांट सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, फर्म की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, हम डिविडेंड के रूप में बांट देंगे। तो इस वजह से कहा गया है कि आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर में, कितना पैसा, जितने के भी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहे हैं उसकी फेस वैल्यू जितना, ठीक है। तो व्हेन द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट लाइक जनरल रिजर्व, P&L एक्सेट्रा, इनमें से। अब दोनों का कॉम्बिनेशन अगर यूज करना है, वो तीसरा तरीका हो गया कॉम्बिनेशन। वो क्वेश्चन बता देगा पहले किसको यूज करना है, मतलब सारे रिजर्व्स पहले खत्म करने हैं तो वो करके फिर मिनिमम शेयर्स आ जाएंगे। अगर शेयर्स बता दे कि इतने शेयर्स इशू कर दो तो फिर बैलेंस हम कहां से कर देंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स आर रिडीम्ड, सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स को ही रिडीम किया जा सकता है। देयरफॉर इफ द क्वेश्चन स्टेट्स पार्टली पेड अप शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड, फर्स्ट मेक देम फुल्ली पेड अप बाय कॉलिंग द अनपेड अमाउंट। या आप अपने आप समझ जाना जब क्वेश्चन कहे कि सारी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दो, इसका मतलब, और अगर वो अनकॉल्ड है, ठीक है, पार्टली पेड अप है, तो उनको पहले कॉल करो, फुल्ली पेड अप बनाओ, तभी प्रेफरेंस शेयर्स आगे रिडीम होंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है कॉल्स इन अरियर। आपको ऑलरेडी पता होगा कि जब रिसीव हो जाता है तो बैंक डेबिट टू कॉल्स इन अरियर, और अगर रिसीव नहीं हो पाता, पहले कॉल्स इन अरियर डेबिट में था, रिसीव हो गया तो बैंक डेबिट टू कॉल्स इन अरियर खत्म कर दो। लेकिन अगर नहीं हुआ मंगवाने के बाद भी, तो अल्टीमेटली कंपनी को क्या स्टेप लेना पड़ता है, शेयर्स को फॉरफिट करने का। तो जो पैसा ऑलरेडी आ गया वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कंपनी की इनकम बन जाएगा, बचा हुआ पैसा, ठीक है, कैंसिल कर देगी कॉल्स इन अरियर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। समझ में आ गई बात। जर्नल एंट्रीज क्या होगी रिडम्पशन की, देखिए सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को जब इशू करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, एक तरीका था ना फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स का, तो ये एंट्री होगी। अब अगर कंपनी एक एक करके मंगवा रही है तो शेयर एप्लीकेशन, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये आपको पता, फिर उसको उस तरीके से ब्रेक कर करके करेंगे इन एंट्रीज को, वरना डायरेक्ट हो जाएगी। CRR में ट्रांसफर करेंगे जब दूसरा मेथड यूज करेगी कंपनी, क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट या अदर डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना, जितने भी इस मेथड से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होने उसकी फेस वैल्यू जितना। ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स, अब पेमेंट करेंगे हम लोग, तो पहले ड्यू करेंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रीमियम पे है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आप पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसके लिए एक ही तरीका था बताया, डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। आइए इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 7.22 पर इलस्ट्रेशन 8 देखिए। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid up and 1,008% redeemable preference shares of ₹100 each fully paid up, issued on 1st April 2021. Undistributed reserves and surplus stood as general reserve 80,000 रुपए, P&L account 20,000, investment allowance reserve, out of which
5,000 नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड ₹10,000। मतलब वैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 है, उसमें से 5,000 रुपए डिविडेंड के रूप में नहीं बढ़ सकता, तो वो फ्री रिजर्व नहीं है, डिविजिबल नहीं है। हमें तो डिविजिबल देखना होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इनके 2,000 का है। कैश एट बैंक अमाउंटेड टू 98,000। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है। प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने के? 1000 इंटू 100, तो ये हो गए 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए के डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है हमें 10% के प्रीमियम पर। एंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, डायरेक्टर्स आर empowered to make fresh issue of shares at par after utilizing the undistributed reserves in surplus, subject to the conditions that a sum of 20,000 shall be retained in general reserve and which should not be utilized। 20,000 का जनरल रिजर्व अभी यूटिलाइज नहीं करना इन चीजों के लिए, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने में, आगे किसी काम के लिए रखना है। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट एंड ऑल्सो शो हाउ द रेलिवेंट आइटम्स will appear in the balance sheet after redemption carried out। देखिए, एक कंडीशन दी है कि जनरल रिजर्व हम 20,000 यूज नहीं करेंगे, बाकी तो सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हैं ना, तो वो जितने अवेलेबल है सब यूज कर लो, बाकी जो बचेगा उसके लिए हम इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दे रखे, लेकिन हमें रिजर्व्स पता है इनके पास कितने अवेलेबल है, तो उतना उसमें से कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम, बचे हुए के लिए इक्विटी शेयर्स को इश्यू कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं कितने डिविजिबल वाले। सबसे पहले जनरल रिजर्व में से 80 में से 20 तो हटा ही दो, 60,000 ये हो गया। P&L अकाउंट 20,000 है इनमें, लेकिन हमें अभी जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने उसका प्रीमियम भी एडजस्ट करना होगा। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने 1 लाख के, उस पर 10,000 रुपए का प्रीमियम है, तो वो 10,000 रुपए का प्रीमियम भी इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट में से ही निकालना है, वो निकाल दो। तो कितने रिजर्व्स यूज हो पा रहे हैं, वर्किंग नोट देखिए। 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे फेस वैल्यू, जिसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट कितने आ गए? 75,000 रुपए यूज हो पा रहे हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व 60,000, P&L अकाउंट में 20,000 था, 10,000 रख लिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, ठीक है 10,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000, तीनों को ऐड किया 75,000। 75,000 के तो रिजर्व्स अवेलेबल हैं, बच गया 25,000। 25,000 के लिए इक्विटी शेयर्स इश्यू कर लो। एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए, तो 2500 शेयर्स करेंगे। प्रीमियम पे होता तब भी ऐसे ही करते, 10 ही लिखते, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो आता वो यूज तो हो ही नहीं सकता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए, तो कोई फायदा नहीं था उसका। तो एंट्री क्या करेंगे? पहली देखिए 25,000 हमारे 2500 आए ना, 2500 इक्विटी शेयर्स आ गए। अब एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाएंगे कितने के? हम प्रेफरेंस शेयर्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड फ्री रिजर्व से कर रहे हैं 75,000 के, तो 75,000 रुपए का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बना दीजिए। जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 75,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,10,000 रुपए रीपे कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,1,10। समझ में आ गया? लास्ट में प्रीमियम को एडजस्ट करने की एंट्री, इसी के लिए तो 10,000 रुपए कम लिए थे P&L में से, तो वो करो P&L डेबिट 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन क्लियर होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए। 8th में क्या था? 8th में आपको मैक्सिमम रिजर्व्स यूज करने थे और मिनिमम शेयर्स इश्यू हो पाए। अब यहां पर उल्टा केस है। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2021 इंटर एलिया इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 70 पेड अप, 35 लाख रुपए के, क्योंकि 70 इंटू 50 है 35 लाख। यहां पर इनके प्रेफरेंस शेयर्स अभी पार्टली कॉल्ड अप है, 30 रुपए अभी कॉल्ड अप नहीं है अमाउंट। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। इक्विटी शेयर्स 1 लाख ऑलरेडी हैं उनके पास। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 5 लाख रुपए पड़े। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 20 लाख का। जनरल रिजर्व 50 लाख रुपए, बैंक में पैसे हैं 15 लाख रुपए।
अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2022 एट 5% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है 31 मार्च 2022 को 5% प्रीमियम पे। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, इस रिडम्पशन को फाइनेंस करने के लिए पैसा कहां से आएगा? द कंपनी मेक्स अ राइट इशू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 110 पर शेयर। कंपनी ने 50,000 शेयर्स निकाले, राइट इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए, तो एंट्री तो सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 रुपए का शेयर 110 में, जिसमें 20 रुपए पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2023। बैलेंस तो आएगा 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। वैसे प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम करने? 31 मार्च 2022 को ही। तो वो जो ये कॉल मनी आएगी बाद में, वो तो यूज ही नहीं कर पाएंगे हम प्रोसीड्स। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2022। 50,000 शेयर्स इशू जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम कॉल मनी का पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या देखना है कि प्रोसीड्स कितनी आ सकती है शेयर से, वो देखा। बचे हुए को हमें कहां से निकालना पड़ेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविजिबल प्रॉफिट से। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड by 31st March. The preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of Section 55 of the Companies Act 2013. ये कहता है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशंस। जो भी कंडीशंस उसके लिए नेसेसरी थी, जो सेक्शन 55 कहता है, उसको पूरा करते हुए। वो क्या कहता है? आपने एक चीज गौर की होगी, प्रेफरेंस शेयर्स अभी 30 रुपए कॉल्ड अप नहीं है, तो पहले उसको कॉल करो, प्रेफरेंस शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाओ, तब जाकर वो रिडीम हो पाएंगे, अदरवाइज रिडीम नहीं हो सकते। यू आर रिक्वायर्ड टू आस्क द जर्नल एंट्रीज एंड रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग फुल्ली पेड अप करते हैं। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल 30 रुपए की करी 50,000 शेयर्स पर, 15 लाख पैसे आ गए। बैंक डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। आप कहोगे क्वेश्चन कहां कह रहा है? सेक्शन 55 लिखा है ना, उसकी कंडीशन ही ये कहती है। नेक्स्ट, अब इन्होंने इक्विटी शेयर्स इशू करे। कितने करे? 50,000, जिसमें एप्लीकेशन मनी 20-20 रुपए की मंगवाई और 35 रुपए का प्रीमियम वो मंगवाया अलॉटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, वो शेयर्स की एंट्री 12th में जो पढ़ी थी आपने, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। अब शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। 35 रुपए में से 10 रुपए तो प्रीमियम के हैं, 25 रुपए कैपिटल का हिस्सा है, तो शेयर अलॉटमेंट में 17,50,000 रुपए आएंगे, कैपिटल में गए 12,50,000, SPR में गए 5 लाख। अब पैसा रिसीव करने की एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 17,50,000 17,50,000। अब नेक्स्ट कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने की एंट्री करते हैं। अब देखिए कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जब बनाना है हमें, वो कितना बनता है? जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम कर रहे हैं, तो फ्रेश इशू से कितना हो रहा है वो माइनस कर लेते हैं। 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, 50,000 इंटू 100 हो गए ना पूरे, पहले 70 रुपए पेड थे, अब फुल्ली पेड अप हो गया। 50 लाख में से प्रेफरेंस देखो इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन के टाइम पे 10 लाख रुपए आए, कैपिटल कितने से क्रेडिट हुई है इक्विटी शेयर की? 10 लाख। अलॉटमेंट के टाइम पे कैपिटल कितनी क्रेडिट हुई है? 12,50, तो 22,50,000 रुपए तो वहां से निकल गए। 50 में से 22,50 माइनस किया तो 27,50,000 का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बन जाएगा। समझ में आ गई बात आप लोगों को ये? ठीक है, मैंने इक्विटी शेयर्स के अलॉटमेंट पे प्रीमियम SPR को कंसीडर नहीं किया, आपको याद होगा क्यों नहीं किया। अब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कीजिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 50 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 2.5 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 52,50,000 रीपे कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 52,50,000 52,50,000। जनरल रिजर्व डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2.5 लाख उसको जो प्रीमियम था रिडम्पशन पर उसको एडजस्ट कर दिया। समझ में आ गया आप लोगों को ये क्वेश्चन? ठीक है, तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 9।